जैसा कि जनशक्ति न्यूज़ ने पूरी तरह से विश्लेषण दिया और हमारी टीम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो कहना चाहा वो आत्मनिर्भर भारत क्या होगा, उसका स्वरूप होगा। ने भी बड़ी बातें बताई और पूजा ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डिजिटल एक कंसेप्ट को लेकर के। और भारती ने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना को धन्यवाद दिया, के शब्दों को हम और आगे बढ़ाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी चुनौती को भी अपना अवसर मान लिया और ये पूरे देश के लिए बड़ा संदेश है। और इसी संदेश में और भी क्या संदेश छिपे हैं। और लगभग 1.5 घंटे के करीब प्रधानमंत्री का संभाषण चला, उसको राष्ट्र के नाम ये संबोधन चला। इसके पीछे क्या बातें हैं, मैंने हर एक पक्ष को प्रधानमंत्री ने छूने की कोशिश की है। संजीव जी हमारे साथ इस समय से उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। राजनीति और इलेक्शन चस्का.com के संपादक हैं। कर्नल पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। रक्षा विषय कर्नल शैलेंद्र भी स्टूडियो में। कर्नल शैलेंद्र, सबसे पहले हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। एक आत्मनिर्भर भारत जिस अंदाज में आपने सैल्यूट दिया है, इस पर आपको फक्र और गर्व होना चाहिए। सब क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं आपके थ्रू सभी श्रोताओं को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी आपने कहा, आपको नहीं पता लेकिन ऊँट के पीछे मेरा क्या जज्बा है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। रोंगटे खड़े हैं ये सोचकर कि आज मेरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 74वीं बार। कितनी बड़ी बात, आज हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन रोंगटे इसलिए नहीं खड़े होते, उस समय में नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से सबसे बढ़िया बातें करी कोरोना से रिलेटेड और उसे धन्यवाद कर दिया। हम जब बोल रहे थे कि ये कोरोना इज अ अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट अ चैलेंज, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने वातावरण को ठीक करने के लिए, आपका दम खाने के लिए कि यस, इस तरह की महामारी अगर हमारे ऊपर है तो हम किस तरह लड़ सकते हैं, किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। स्वतंत्रता में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिले थे, तब आपको स्वतंत्रता मिली थी। पॉलिटिकल लोग मिले थे, जो आपके चंद्रशेखर आजाद थे वो मिले थे, सुभाष चंद्र बोस मिले थे। क्रेडिट डेबिट मत देखिए, रिजल्ट देखिए कि आपको स्वतंत्रता मिली। इस वजह से मैं कहता हूं कि कोरोना में हर वो आदमी जो हमारा देशवासी है, हर वो आदमी जो दुनिया में, वो कोरोना वॉरियर है। क्योंकि ये आपदा आप अकेले पर नहीं आई है, पूरी दुनिया पर आई है। इससे कौन अच्छा लड़ पाएगा वो दिखा पाएगा कि उस देश के पास क्या ताकत है। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात करी है कि कोरोना को धन्यवाद है। अब उसमें किसी ने क्रिटिसिज्म ढूंढना है वो ढूंढ सकता है। ये एक सैन्य विशेषज्ञ और सेना के रिटायर्ड कर्नल की प्रतिक्रिया है कि चुनौती हो है तो हमारा दुश्मन होता है और दुश्मन से लड़ने का एक जज्बा होता है। संजीव, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये नरेंद्र मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना 7वां उद्बोधन किया है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जहां तक चुनौतियों से लड़ने का सवाल है तो मैं बता दूं कि 26 जनवरी 2001 को भी कच्छ के भूकंप से उड़कर जो शख्स दुनिया के राजनीतिक पटल पर छाया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने का गुण प्राप्त, और कोरोना को उन्होंने धन्यवाद दिया। मेरे समझ में वो 3 कारण है। पहला कारण यह है कि इससे पता चल गया कि देश इस तरह के महामारियों से लड़ने में सक्षम है। दूसरी बात कि हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे थे, कोरोना फैलाने वाले देश चक्र से भी लड़ रहे थे। और ये जो पिछले 3 महीने में जो भारत की साख चीन के साथ जो युद्ध होकर भारत उभरा है, ये वो भारत है जो बहुत ही विश्व को अचंभे में डाल दिया और आज विश्व का पूरा कॉन्फिडेंस भारत के साथ है। इसलिए कोरोना को धन्यवाद उन्होंने दिया कि अब सामरिक दृष्टि से भारत वो नहीं रहा जो कोरोना से पहले रहता था। आपको बता दें दिवाकर जी, एक समय ऐसा चीन जब छींकता था तो हमारे यहाँ पे धड़कनें तेज हो जाती थी कि क्या होगा। हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ लड़ने में ही
अपने आप को खुश समझते थे। आज पाकिस्तान हमारे परसेप्शन मैप से खत्म हो चुका है और हम चीन से भी ऊपर आ चुके हैं। अब आज जब हम छींकते हैं तो चीन हाँफता है, यही है, इसलिए उन्होंने कोरोना को धन्यवाद दिया है। कोरोना को धन्यवाद दिया है, चीन भी हफ्ता है। रक्षा के मामले में हम बाद में आएंगे कर्नल शैलेंद्र, लेकिन एक आत्मनिर्भर भारत के लिए जो लड़ाई का जज्बा होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने आज भी उसकी चर्चा कर दी और लगभग हम पूरे भाषण को सुने, 1.5 घंटे तक जो उनका संभाषण चला है लगभग, उसमें आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट पर पूरी बात जो है उसी के इर्द घूमती नजर आई और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर चुके हैं। उस आत्मनिर्भर भारत में जो एक प्रमुख तत्व है वो ये है कि हम आयात को मिनिमाइज करेंगे और निर्यात, और देश में लोकल फॉर वोकल एक बड़ा कंसेप्ट है। ये भी एक लड़ाई है सर, एक वॉरियर हैं, आपने सैल्यूट किया है झंडे को और आपने सैल्यूट किया है जज्बे को जो 130 करोड़ भारतीयों का है। इसमें इंपीरियलिज्म जिस तरह से विस्तारवाद और साम्राज्यवाद बढ़ा था, अंग्रेज हमारे यहां से बाहर ले जाते सामान और ब्रिटेन से तैयार करके हमारे देश में भेजते थे और वहीं से परतंत्रता की, गुलामी की वो कड़ी जुड़ी जो 1947 के 15 अगस्त के एक दिन पहले तक चली। कर्नल शैलेंद्र, लगता है कि 74वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का ये जज्बा, ये सपना और ये डेडिकेशन सफल हो जाएगा? हो जाएगा, होगा सफल जी भाई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नारियल फोड़ दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि होना चाहिए, शुरुआत कर दी है। अब ये 130 करोड़ लोग डिसाइड कर लें कि या तो आप इस तरह का प्राइम आए ना, और अगर बनाएं तो फिर आप क्यों पीछे रह जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अकेला एक आदमी इसको नहीं करेगा, हम सबको करना पड़ेगा। और उसका मैं बड़ा एक छोटा सा उदाहरण, जैसा अभी आपने कहा कि आयात कम हो निर्यात ज्यादा हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आयात कम हो निर्यात ज्यादा हो। मैं कहता हूं जिस चीज की जरूरत है आप कॉम्पिटिटिव बनिए, आप जरूरतें देखिए। पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट है इंडिया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ताकत है वो है पॉपुलेशन की, आपके यहां जो खपत है वो इतनी है। बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अभी बिल्कुल सामने आपके दिवाली आने वाली है। 100 करोड़ लोग, मेरी गारंटी है 130 मूर्तियां खरीदेंगे, 130 करोड़ मूर्ति खरीदी जाएंगी, इससे कम नहीं खरीदी जाएंगी। सिर्फ आप यही इंडियन ले लीजिए, छोड़ दीजिए चाइनीज, आपने शुरुआत कर दी। प्रॉब्लम जहां आती है वो ये है कि जहां हम देखते हैं कि यस थोड़ा सा सस्ता है, तो हम प्राइम मिनिस्टर बोलो, अपने खुद के कैरेक्टर बोलो, सब कुछ पीछे छूट जाता है। जितने ट्रेडर क्यों नहीं, मुझे बताइए, हमने एक और जगह पर ये डिबेट करी थी कि भाई जब ट्रेडर अगर किसी भी वजह से स्ट्राइक करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, किसी से पूछ के करते हैं, अपने हक के लिए करते हैं। आज उनको देश का हक दिखना चाहिए, ये मेरे देश का हक है, आपका मेरा कर्तव्य है, ये कोई प्लेजर्स नहीं है, ये कोई मौज मस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, लानत है मुझे अपने देश के लिए, देशवासी कहने के लिए, संजीव जी, देश का पैट्रियट कहने के लिए क्या फायदा है? सर बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के चर्चा में भाषण की जिस शुरुआत की, तो पहले उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया और उसके बाद सीधे आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट उन्होंने सामने रखा और उस पर तीसरी चर्चा का जो बिंदु है, क्योंकि हम अगले 2 घंटे लगातार प्रधानमंत्री के भाषण के एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे जनसत्य की टीम ने शुरुआत में उसकी एक जानकारी आपको दी। तीसरा प्रमुख बिंदु है विस्तारवाद, और उस विस्तारवाद पर आज एक फिर चुनौती खड़ी की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, जो जाकर के उन्होंने लेह में बोला था, और आज उसी विस्तारवाद का जिक्र कर दिया गया और उस विस्तार के मायने सहज समझे जा सकते हैं। संजीव जी, आप उस पर विशेष प्रकाश डालिए कि प्रधानमंत्री ने सीधे चुनौती दे दी है और उस विस्तारवाद के वास्तव में मायने हैं क्या? फिर हम कर्नल शैलेंद्र के पास पहुंचते हैं। देखिए,
विस्तारवाद से पहले छोटी सी टिप्पणी मैं आत्मनिर्भर भारत पे भी कर दूं। जी। अब इस देश के युवाओं को शायद समझ में आ गया है कि 17वीं शताब्दी में विश्व के 30% जीडीपी जिस देश से जाता था उसका नाम था हिंदुस्तान। और मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यों के जो भवनें हैं उस भवनों में हमारे पूर्वजों के गुलामी ही छुपी हुई है, हमें तोड़ कर ही वो साम्राज्य खड़े हुए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत जो है इस संकल्प को लेके है कि अगर हम एक बार अपने आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो मैं आज बता सकता हूं कि भारत जो 17वीं शताब्दी वाली जो ऊंचाई थी वो पुनः उसको अगले 20-25 सालों में छू लेगा और इसकी ये बहुत ज़रूरत है। अब आइए विस्तारवाद, क्योंकि दोनों लिंक हैं ना, पॉलिटिक्स इज बिजनेस एंड बिजनेस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब क्योंकि अंग्रेज भी आए थे यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे। अब आइए सामरिक में देखिए विस्तारवाद एक मानसिकता है और यह मानसिकता सिर्फ दो तरह के आइडियोलॉजीज में ही ज़्यादा दिखे जा रहे हैं और वो दोनों आइडियोलॉजी जो हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। और मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश में और हमारे जैसे कई लोकतांत्रिक देशों में कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट तो फूलते हैं, लेकिन क्या कम्युनिस्ट देशों में डेमोक्रेसी फूलती है, फलती है? हमारे देशों में इस्लामिक जिहादिज्म जो भी आप बोलना है वो फलते फूलते हैं, लेकिन क्या उन देशों में डेमोक्रेसी फलती है, फूलती है? और अब एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल को अगर डिवाइड करूं 3 भागों में तो 2014 से 2019 जो था वो समझे नींव डाली जा रही थी, क्योंकि ये वो कंफ्यूज प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री बहुत क्लियर हैं। ये प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, वो संगठन अपने आइडियोलॉजी और अपने रास्तों को लेकर बहुत क्लियर है कि उससे जाना कहाँ है। तो ये वो कंफ्यूज प्रधानमंत्री नहीं है, तो बहुत डे 1 से वो क्लियर थे कि मुझे जाना कहाँ है और देश को कहाँ लेके जाना है। तो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाले, जिस तरह की चीज़ें की जमीन तैयार की, अब उस पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। 1 साल पहले हमने कभी कल्पना करते थे हम लोग कि जम्मू में लाल चौक पे तिरंगा फहरेगा, और आज जब मैं सुबह सुबह लाल चौक पे तिरंगा देखा तो मैं भी कर्नल शरण की तरह एक सैल्यूट करना चाहता हूँ देश को और वो जज्बे को। तो जो असंभव चीज़ें थी वो सारे असंभव चीज़ें हो गए। क्या कभी देश ने सोचा था कि राम मंदिर पे फैसला आ जाएगा? क्या कभी देश ने सोचा था कि कश्मीर से 370 हट जाएंगे? तो ये सारे जो चीज़ें थी दिवाकर जी, ये आप माहौल बना रहे थे। और आप देखिए विश्व में एक किसी ने भी चूंचा नहीं किया। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कोरोना को लेके जो कहा, चीन अगर वो तिब्बत में नहीं करता तो भारत हमारे नए भारत के रूप को भी नहीं देखता। और इस रूप को देखने के बाद पूरे विश्व का कॉन्फिडेंस जो है भारत के साथ बढ़ गया। आज से 10 साल पहले इंडिया वाज फॉलोइंग द वर्ल्ड, आज इंडिया इज वॉकिंग विद द वर्ल्ड और कल इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। तो ये 3 फेज आएंगे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूं और मैं ये कहता हूं कि पहला गैर प्रधानमंत्री जो कि नेहरू के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा वो शख्स होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इसको मेरे को आज रिकॉर्ड करके रख लीजिए। संजीव जी, हम मानते हैं कि देश की विकास यात्रा में हर उस शख्स का, हर उस राजनेता का एक मतलब होता है। इसमें हम कोई एक पॉलिटिकल लाइन फिलहाल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आज 74वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और इसमें जैसा कि आपने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान है। हालांकि एक ऐसी आज़ादी हमें मिली थी जहां दुखद पहलू था कि हमारे देश का बंटवारा हुआ, वो भी धर्म के आधार पर, लेकिन उसका जो फाउंडेशन गया आज़ादी के बाद, उसमें हर एक प्रधानमंत्री का, हर एक राजनेता का हमारे इस देश के इस विकास की यात्रा में एक युग है। हो सकता है कि उसके मायने अलग हों, ऐसे में हर एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यों का रिकॉर्ड तोड़े, ये 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है, ये अपेक्षा है। और चूंकि हम अधिकार देते हैं, जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, हम उन्हें ऐसा करने का अधिकार देते हैं, इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक रास्ते होते हैं, एक पड़ाव होती है, एक मंजिलें होती हैं, उन मंजिलों को पार करते हैं और वो जज्बा होता है
जो हम देशवासियों का होता है। आज इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। कर्नल शैलेंद्र, 130 करोड़ भारतीयों का भरोसा, और उस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने बार बार स्वाभिमान के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम आत्मनिर्भर बनकर रहेंगे, और उसका उन्होंने समय दिया कि 75वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे होंगे तो लाल किले की प्राचीर से बात कुछ और निकलेगी जो पूरी दुनिया तक जाएगी। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, पॉलिटिकली आज वो दिन भी नहीं है कि हम किसी भी चीज के ऊपर पॉलिटिक्स करें, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप हमारा अपना है, पड़ोसियों का नहीं, और हमें अपने सिस्टम को इवैल्यूएट करने का पूरा पूरा हक है। मैं कहता हूं, हर वो प्राइम मिनिस्टर जो हम देश में प्राइम मिनिस्टर बना है वो डेमोक्रेटिक सेटअप से बना है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने जो भी कुछ किया उस समय की जो हमारी सोसाइटी थी इंडियन, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। आज मैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपने ऊपर गर्व करता हूं, आपके ऊपर गर्व करता हूं, देशवासियों के लिए गर्व करता हूं कि हम लोग चेंज हुए हैं। हम लोगों ने एक नई सिस्टम स्टार्ट की है। चलिए जी, एक बार फिर से आत्मनिर्भर होने की बीड़ा उठी जाए और इस बार उसको कहा जाए। देखिए, बार हर प्राइम मिनिस्टर अपने उस पर्टिकुलर टाइम के एक सोशल स्ट्रक्चर को, लोगों की सोच को प्रोजेक्ट करता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रेसिव हैं। अगर आज हम विस्तारवाद चीन की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि आपने भी हमें दिया है, इट्स अ ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम उन 23 देशों को दिखा पा रहे हैं, 200 से अधिक देशों को दिखा पा रहे हैं। आप अगर खड़ा हो जाएं, सही बात, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप मत देखिए कि उसके पास कितने न्यूट्रॉन बॉम्ब है, कितने एटम बॉम्ब है, क्या है, किसी पर कोई नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप करेक्ट चीज पर खड़े हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि ये एक मौका मिला है हमें कि जब हम सीख लें कि हम अपने आप इतना सशक्त करें, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई देश 75th एनिवर्सरी तक हमारी तरफ मुड़ के ना देख पाए, हमारी तरफ देखने की जरूरत ना कर पाए, सोच ना पाए, और साथ इंडिया की तरफ देखे कि इंडिया मुझे क्या सकता है। ये जज्बा इस पर्टिकुलर जनरेशन में है, और वो जज्बा हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है। एक जज्बा है जिसमें वॉरियर्स की भूमिका होगी। हर देशवासी वॉरियर्स की भूमिका ही निभाएगा, और एक सैन्य विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ की टिप्पणी, इसीलिए उन हर मुद्दों पर, हालांकि वो सुरक्षा मामलों पर उनको बोल चाहिए, लेकिन आज उस हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कर्नल शैलेंद्र का, क्योंकि हर एक देश का जवान, किसान, एक आम आदमी, चाहे जो भी हो, अगर वो लड़ाई लड़ेगा तभी वो चुनौती को देखेगा, समझेगा और उससे निपटेगा, और वो लक्ष्य हासिल करेगा आत्मनिर्भर भारत का, जो 75वीं वर्षगांठ पर शायद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह सकें। लेकिन इसमें मुश्किलें भी हैं, और वो क्या मुश्किलें हैं थोड़ी देर में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि जो रिपोर्ट हमने एक तैयारी है कि भारत ने तमाम चुनौतियां पार की हैं, लेकिन उन चुनौतियों में कुछ मुश्किल हैं, और उन मुश्किलों से हमें जूझना ही होगा, क्योंकि हम एक सच्चाई, जो सत्य है कि हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना ही है, लेकिन उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो मुश्किल हमारे सामने है, वो चुनौतियां हैं, उससे भी हमें लड़ाई नहीं पड़ेगी। हम देखिए एक रिपोर्ट। हम आजाद हैं, और आजादी के जश्न में 130 करोड़ भारतीयों की पूरी भागीदारी है। लेकिन स्वतंत्रता के 73 साल पूरे हो जाने के बाद आज भी जब काम की तलाश में सुबह कोई मजदूर और किसान अपने घर से बाहर निकलता है, तब शायद उसके जहन में ये बात जरूर आती होगी कि उसे गरीबी और तंगहाली से आजादी कब मिलेगी। विडंबना यही है कि आज भी रोटी की जद्दोजहद में एक आम आदमी को आजादी का वास्तविक मतलब भी नहीं मालूम है। आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ विकास की चकाचौंध, वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही मजदूर किसी भिखारी की तरह काम की तलाश में चौराहे पर खड़े होने को मजबूर हैं। उस दिन की आपात स्थिति में रोटी के इंतजाम न होने पर महानगरों को छोड़कर
अपने गांव लौट जाने को मजबूर लोगों पर शायद आजादी की खुमारी चढ़ ही नहीं पाती। आज जहां हमारे देश में भुखमरी और गरीबी के कारण लोग अपने जिगर के टुकड़े बच्चे को बेच देते हैं क्योंकि वे उस बच्चे की भूख को शांत करने के लिए सक्षम नहीं हैं। देश की ये छवि उजली और धुंधली दोनों तस्वीरें पेश करती हैं। एक तरफ उजाला ही उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा। भारत और इंडिया दोनों की तस्वीर हम सब के सामने है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो पाते हैं कि आजादी के 73 साल के बाद भी अब तक गरीबों को वो नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार हैं। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्रों में लगभग 80 से 85% लोग जुड़े हुए हैं। उन्हें तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जबकि 10 से 15 संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार और निजी कंपनियां भी अनदेखी करने का साहस नहीं जुटा पाती, क्योंकि वे संगठित क्षेत्र के हैं। कभी वे हड़ताल हैं तो कभी सड़क जाम करते हैं, कभी स्कूलों में हड़ताल चलती है तो कभी विश्वविद्यालयों में, कभी वकील हड़ताल करते हैं तो कभी अस्पताल में ही हड़ताल हो जाती है, कभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की हड़ताल होती है तो कभी वायुयान के पायलट हड़ताल पर चले जाते हैं। बैंक कर्मचारी और अधिकारी मोटी तनख्वाह को लेकर एकजुट होकर हड़ताल करते हैं और ये वित्तीय व्यवस्था का भट्टा बैठा देता है। सरकार भी देर सवेर इन सब की बात मान ही लेती है। समझौते देर सवेर हो ही जाते हैं। इनकी पगार भी बढ़ जाती है, पेंशन भी बढ़ जाती है, नया वेतन स्केल भी मिल जाता है क्योंकि ये संगठित क्षेत्र के हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के साथ हर बार अन्याय होता है और वे चले जाते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते। ये हमारे राजनेताओं का सपना है कि भारत ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा जो भी हमारे दौर है, देश के लोगों जो ने भी देखा हमारे है, देश इन के मुश्किलों लोगों को ने हमने देखा है और इन हम कोई मुश्किलों को हमने चुनौती देखा है, स्वीकार और करते हम हैं कोई तो चुनौती हमारी कमियां स्वीकार भी करते हैं तो accept हमारी करते हैं। कमियां और इन्हीं कमियों को एक्सेप्ट करने के साथ जिससे प्रधानमंत्री जूझ रहे हैं, जो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अगर ये कमियां हमने दूर कर ली तो 75वें वर्ष में, जब 75वें साल में हम प्रवेश करेंगे तो गर्व के साथ 130 करोड़ भारतीयों ने जो चुनौती स्वीकार किया है उसका जो फल मिलेगा, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल सकते हैं, क्योंकि वो समवेत सबका प्रयास होगा। संजीव सिंह जी, जो हमने रिपोर्ट दिखाई है वो चुनौतियां हैं जिनसे भी हमें पार पाना है। देखिए, ये रास्ता उतना आसान नहीं है। अगर ये करना इतना आसान होता तो हम बहुत पहले बहुत कुछ कर लिए होते। आपको यह मानना पड़ेगा कि हर देश का अपना एक चरित्र होता है। हमारा भी एक चरित्र है और हमारा चरित्र, हमारी देश, सब कुछ जो जिस रास्ते से निकलता है वो रास्ता है एग्रीकल्चर। जो मैंने आपको बात कही थी कि 17वीं शताब्दी में भारत का वर्ल्ड के जीडीपी में अगर 25 से 30% का योगदान था, वो योगदान इसलिए था कि देश में एग्रीकल्चर होता था। और ये जो गांव थे, मैं जीडीपी को जो दिवाकर जी परिभाषित करता हूँ, लोग जीडीपी को जो भी समझते हैं, जिस दिन जीडीपी गाँव का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, गांव, विलेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गांव का डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस दिन जीडीपी के मायने हो जाएंगे, हम देखिए आत्मनिर्भरता को पार। तो हमारे जो गांव थे वो सिर्फ कस्बे नहीं थे, सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं थी, वो उस इकोनॉमी के छोटे छोटे वो प्रोडक्शन सेंटर थे, वो इकोनॉमिक सेंटर थे, एक्टिविटी सेंटर थे। मैंने एक किताब पढ़ी थी जो उस समय मैकुले ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने जिला मालदा की जो वर्णन किया था, बोला था कि मालदा की जो स्थिति है वो हमारे लंदन से भी बढ़े। ये 17वीं शताब्दी की बात थी। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन उस चुनौतियों को पार पाने के लिए ही डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है। देखिए, इतने बड़े भूभाग में रीच आउट एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और हम लोग तो देखे हैं, मतलब हम लोग दिल्ली में, बॉम्बे में बैठे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। आज भी अगर आप बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, तो ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे आज भी लोगों ने देखा ही नहीं है वो जंगल के बीच में। सरकारी अफसर पहुँचना चाहें तो भी नहीं पहुँच पाते हैं। मैं जब चुनावी सर्वेक्षण करता था वहाँ पे, 2-2 दिन तक हमारी अपने टीम से बातचीत नहीं हो पाती थी, वो जब चले जाते थे। शायद तो इसीलिए डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है और डिजिटल का जो नेटवर्क जो बिछाना, जाल बिछाना है, जब एक बार डिजिटल का प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो डिजिटल हमको जुड़ने में मदद करेगा। बिल्कुल, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने 110 जिलों की बात की है, जो बहुत
पिछड़े हुए हैं, रिमोट एरियाज अभी भी हैं, और विकास की जिस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं शायद वहां तक वो टच नहीं कर पा रहे हैं। इसको एड्रेस किया है पीएम ने, कर्नल शैलेन, इसको पीएम ने एड्रेस किया। जिन चुनौतियों को भी हमने अपने पैकेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया। मैंने पहले भी कहा कि हमें अपने कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और शायद राजनीति में जो दशा और दिशा है उसकी कि एक आरोप लगाता है और दूसरा श्रेय लेता है, श्रेय तो इस देश की जनता को लेना चाहिए जो राजनेताओं को बनाती है। इसलिए विकास की हर एक यात्रा में मैंने पहले भी कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री सबकी एक भूमिका है, लेकिन ये जो हमें कमियां मिली हैं, ये जो समस्याएं मिली हैं, ये भी हमें पहले से ही मिली हुई हैं, जिसे दूर करने का प्रयास करना है, जिसको प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया। अगर हम सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें तो शायद ये लक्ष्य हम और आसानी से पा सकते हैं। कर्नल शैलेन, आ सकते हैं कर्नल शैलेन। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। कमियां क्या हैं? कमियां हमारे लिए चुनौती हैं। चुनौती क्या है? चुनौती है कि उनको मुश्किलों से पार किया जाए, और इसको आज एक नई परिभाषा कोरोना के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दी कि यह हमारे लिए मौका है, कि यह मौका है कि हम वो सारी मुश्किलें पार कर कर इन चुनौतियों के द्वारा उन कमियों को पूरा कर दें। अगर इसको इस तरह से हम लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें हम गलतियां निकालना शुरू करेंगे, एक्सक्यूजेस निकालना शुरू करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही गई जी, शायद यही कारण आपकी रिपोर्ट में कहा जी, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, आप अपनी बात रखिए। जब रिपोर्ट में कहा गया उजाला और अंधेरा, जनाब मैं कहता हूं आपको उजाला दिखेगा ही जब जब आपने अंधेरा देखा हो। जी, ये अपने आप में एक मौका है कि उस अंधेरे को आप माने, जो अभी आपने कहा कि कमियों को माने, तभी तो आपके पास उजाला। आपने कहा रास्ता आसान नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, रास्ता तो बड़ा आसान था इंडिया के लिए। क्या प्रॉब्लम थी? आप बांग्लादेश को मिला लेते। क्या प्रॉब्लम है आपको? कल सुनिए नेपाल को मिला लीजिए। कहां प्रॉब्लम है श्रीलंका में कि आप उसको नहीं मिला पाएंगे? लेकिन हमारा देश, हमारे देश का कैरेक्टर, आपका मेरा कैरेक्टर ये नहीं है कि मैं अभी भी सिर्फ दूसरे की चोरी कर ले लूं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स हम ये नहीं करते। आपको क्या लग रहा है लद्दाख में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? 2 मिनट में सॉल्व होगी। लेकिन ये हमारा कैरेक्टर है कि नहीं, हम चीजों को लड़कर नहीं लेते, हम चीजों को सुलझा कर लेते हैं। इस पेशेंस को अब तक पिछले 50 से 60 साल हमारी कमजोरी समझा जाता था। अब एक समय आ गया है कि देश ने दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर ये फोर्स पास है तो आपके सामने खड़ी कर दी लाख। सो देयर इज अ चेंज। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को जब संबोधन अपना दे रहे थे तो साफ साफ उन्हें संकेत दे दिया कि लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसको आपने देखा है। प्रधानमंत्री बहुत कुछ संकेत करना चाहते हैं कि जिस विस्तारवाद के कंसेप्ट से चीन आगे बढ़ रहा है और अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर दूसरे पर लादने की कोशिश कर रहा है, न सिर्फ हमने उसको अस्वीकार किया बल्कि एग्रेशन के उसके तौर तरीकों पर ऐसी लगाम कसी है जिसको शायद चीन याद रखेगा। कर्नल शैलेन, क्या कहना चाहेंगे आप? चीन नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड याद करेगा। मैं तो कहता हूं वो सभी 23 देश जहां पर चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उन सब के लिए ये लेसन लर्न है कि आप बेकार में डर रहे थे कि चीन जो है वो ड्रैगन है। ड्रैगन है, किस बात का ड्रैगन है? झूठ का ड्रैगन है, विस्तारवाद का ड्रैगन है, चालबाजी का ड्रैगन है, और किसी चीज का ड्रैगन नहीं है। और अगर इंडिया खड़ा हो सकता है, मेरे को बड़ी खुशी है क्योंकि छोटे देश भी खड़े हो गए हैं इस बात को कि अगर आप चीन हमारे टेरिटोरियल एरियाज में आए तो हम आपको जवाब देने तैयार हैं। आज से पहले कोई नहीं पता था। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है कि भारत देश सबको दिखाया है कि वो चीन अगर इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है, अपने आप को समझ रहा है, अपनी मिलिट्री दिखा है, ये सब बेकार है। आप खड़े होइए,
अगर खड़े होते हैं तो चीन को दिखेगा, और चीन को ही नहीं दिखेगा, पूरी दुनिया दिखेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आपको क्यों मेजॉरिटी मिल रही है, क्यों 185 देश के लिए वोट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उन सबके दिल में है बात, बोलने घबरा रहे थे। आज उन्होंने देखा है कि भारत देश जो अपने आप में सुपर पावर नहीं है, और अगर वो बोल सकता है, करके दिखा सकता है, उसके अंदर वो फैक्टर है उस सुपर पावर होने का। 185 उसको सलामी दे रहे हैं, उसे वोट मत देखिए, उसमें सलामी देखिए। वो रिस्पेक्ट की सलामी है, वो एक अपने आप उन देशों को जगाने की सलामी है, क्योंकि जो सलाम करता है उसे मालूम है कि वो किस चीज को सलाम कर रहा है। ठीक किया है इसने, इंडिया ने, तभी सलामी मिल रही है, फोकट में कोई नहीं देता है। जी कर्नल शैलेन, और पांचवा वो मुख्य बिंदु है जब प्रधानमंत्री अपने देश के किसानों की जय जयकार करते रहे हैं, और उन्होंने जयकार करते हुए कहा कि हमारे देश की रीढ़ थी, है और रहेगी। इसीलिए कृषि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्देशीय जो स्थिति है कृषि की, उसको हमने पूरी तरह से ओपन कर दिया है, जो अभी तक था ही नहीं। हम ऐसा नहीं माने कि अगर नहीं था तो किसानों के लिए कुछ ऐसा किया नहीं गया था। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि विकास की यात्रा में हर एक व्यक्ति का, हर एक राजनेता का योगदान होता है, और कृषि को एक तरह से अंतर्देशीय स्तर पर मुक्त किया गया है। संजीव सिंह, इसके मायने हैं क्या? इसके बहुत बड़े मायने हैं जी। जो बात मैं रहा था कि बिना कृषि पे फोकस किए हम आत्म बन ही नहीं सकते जी। आत्मनिर्भर के मूल में ही हमारी कृषि है। और दिवाकर जी, आप किसी भी कृषि के डेटा को देख लीजिए, हमने देख लिया पिछले 65 सालों में कृषि को लेकर क्या फोकस थी, किस तरह की फोकस थी। उसके बावजूद अगर आप कृषि के डाटा देखेंगे तो हमारा देश किसी न किसी में टॉप 3 में होगा। तो जरा कल्पना कीजिए कि जब बिना ध्यान दिए, बिना उपज किए अगर कृषि में हम आज टॉप 3 में हैं, तो अगर एक स्टिमुलस मिल जाता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि इस भूभाग में वो दम है, वो शक्ति है जो भारत पूरे विश्व को भोजन खिला सकता है। इतनी काबिलियत इस भूमि में है। वो इतने बेवकूफ नहीं थे जो 5,000 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आके व्यापार करते थे। बिल्कुल, और सोने की चिड़िया भारत तभी जब वो कृषि सोने की चिड़िया थी। वोकल फॉर लोकल एक नारिया, इस पर हम कर्नल शैलेन चर्चा करें। संजीव जी ने उपलब्धियों पर चर्चा की। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि वो रिपोर्ट दिखाएं कि भारत क्षेत्रों में उस स्तर पर पहुंच गया है जिस पर हर एक भारतीय को नाम होगा, और वो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे थोड़ी ही देर में। हमने बताया है कि भारत किन किन क्षेत्रों में कहां पहुंच चुका है, हम आजादी के इन 73 सालों में कितना विकास कर चुके हैं, हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक एक मिनट लेते हैं कर्नल शैलेन से। वोकल फॉर लोकल, गांव से जब हम टाउन के, हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करने कर्नल शैलेन, और चूंकि गांव को भी आप समझते हैं, आप वहीं से आगे बढ़ करके आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं, आप कर्नल हुए सर, लेकिन जिंदगी की उस दौर में जब आपने गांव का भी एक कंसेप्ट देखा है, वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट ही तभी पूरा हो सकता है जब गांव से लेकर के छोटे शहर, टाउन एरिया, उससे आगे बढ़ते हुए तब हम महानगरों की ओर आगे जाएं। इसलिए वोकल फॉर लोकल का अगर नारा सफल होता है तो चीन के उस विस्तारवादी सोच में जो आर्थिक पक्ष है ना, अभी आपने जिसकी चर्चा की कि हम दिया जलाते हैं दीपावली में, लेकिन आज चाइनीज लाइट जलाते हैं। और अगर वोकल फॉर लोकल होगा तो हर एक कुम्हार का, जिसका अपना रोजगार हमारे उस दौर में छिन गया जब हम इसको भूल के हमारे कई लोगों का रोजगार चला जाएगा, इसलिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया। और अगर ये नारा दिया गया है तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही कर दी है। क्या कहना चाहेंगे, अब ये नारा किस तरफ आगे जाएगा? नहीं, देखिए संजीव जी ने जो बात कही ना कृषि से रिलेटेड, यही वोकल फॉर लोकल है। सिर्फ वर्ड जो ऐड हुआ वो है वोकल, बोलना है, समझना है। मैं तो कहता हूं संजीव जी एक बार रिकंसिडर करिए। स्टिमुलस अगर है, मेरा क्यों पैदा करेंगे, डिमांड करेंगे, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, क्यों नहीं मिलेगा स्टिमुलस? करेंगे हम अपने लिए। अगर हम अपने कृषि को ठीक नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे क्या? वो चीज जिसके ऊपर मेरी पूरी कंट्री डिपेंडेंट रही है 100 साल से,
वो चीज जो हमारा मैटर ऑफ प्राइड रही है, अगर वो किसी भी वजह से इग्नोर है, उसके ऊपर किसी का ध्यान कम गया है, उसको हम देंगे, वापस लेंगे, वो स्टेप पड़ेगा। यही तो वोकल फॉर लोकल है, और क्या है। शुरुआत आप अगर अपने विलेजेस से नहीं कर पाएंगे, अपने एग्रीकल्चर से नहीं करेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रेट अवे आप वोकल फॉर लोकल मिसाइल बनाकर करेंगे? बिल्कुल नहीं। शुरुआत करने का तरीका ही यही है कि अगर आप अपने कृषि को, अपने गांव को, अपनी को वो नहीं ले पाते हैं और एज अ जनता उसको निर्माण कर पाते हैं, याद नहीं, आज आप और मैं बात कर रहे हैं, 100 आदमी सुन रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, उनके दिल में ये बात अगर आती है कि हाँ, इस दिवाली पर मुझे चाइनीज लाइट नहीं खरीदनी। आप तो लाइट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं दिए चाइनीज है। क्या ट्रेजेडी है। मेरी दुर्गा माँ, उसकी मूर्ति चाइनीज बन गई। आप कोई मूर्ति उठाकर देख लीजिए, आंखें जो है उसकी वो टेढ़ी होंगी, दैट मीन्स इट इज चाइनीज। क्योंकि चाइनीज को समझ नहीं आ पा रहा कि दुर्गा की आंखें चाइनीज नहीं हो सकती हैं। जो वोकल फॉर लोकल है, वोकल का मतलब ही ऐसा नहीं है कि लोकल से किसी तो पता है, लेकिन अब ये बात करिए, बोलिए, डिमांड करिए, वोट करिए, दैट इज कॉल्ड एज वोकल फॉर लोकल। तब जाकर होगा। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे और दीजिएगा, मैं पूछता हूं, आप मुझे सच बताइए, कौन सी मार्केट, कौन सी दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि बाय इंडियन बी इंडियन? कहां लिखा हुआ है? किसी ने। आप अंदर सामान कुछ भी दीजिए, लेकिन आप अपनी जनता को यह तो याद दिला सकते हैं। कितने कर रहे हैं ये जो वोकल बोल रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर? जनसत्य न्यूज पर आपने एक बहुत बड़ा नारा दे दिया है, और ये नारा देश में जाना चाहिए, बाय इंडियन बी इंडियन। संजीव, बहुत बड़ी बात गई है जनसत्य न्यूज के माध्यम से, बाय इंडियन बी इंडियन। और शायद लोकल की वो आवाज, जो लोकल फॉर वोकल का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि इस नारे से बड़ी ताकत मिलेगी। संजीव जी। बिल्कुल मिलेगी जी। और बी इंडियन, इंडियन का जो नारा है, ऐसा नहीं कि पहली बार बाय इंडियन बी इंडियन। 1990 के जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन से पहले हम लोग ये इस नारे पे करते थे, चलते थे। लेकिन अब जो अंतर आया है, बी इंडियन बाय इंडियन बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंडियन जी। तो बी इंडियन बाय इंडियन के बीच में जो गैप है कि आपके प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास अब होने पड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो बाय इंडियन में आएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत का वो है जी। एक जज्बा जो आया है, ये पूरे वर्ल्ड में आया है। देखिए, एक फेज होता है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, जो आपने कहा, एक आइडियोलॉजीज का भी टाइम आता है। 90 के बाद जो आया, वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड आया जी। लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को देखे, और अब फिर से पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो नेशनलिज्म एक फिर से एक नए स्थिति आ रहा है, चाहे वो इंडिया में आए, श्रीलंका में आए, अमेरिका में आए, इजराइल में आए, जहाँ आ रहा है नेशनलिज्म पे लोगों का फिर से फोकस आ गया है कि हम पहले अपने घर को तो दुरुस्त करें, फिर हम बाहर जाएं। तो अगर ये बी इंडियन और बाय इंडियन की फीलिंग्स आ चुकी है। अगर आप देखेंगे, अभी जो एक फेस्टिवल आया था, उसमें लोगों ने लिटरली राखी में लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहिष्कार कर दिया है। चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना एक बात है, और अपने यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाना दूसरी बात है। तो हम अगर धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर स्पेशली इन सब सेक्टरों में, जिस सेक्टरों में चाइना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल सही संजीव जी आपने, और शायद प्रधानमंत्री जी ने आप दोनों की बात का ही एक जिस्ट बोला है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ी बात है। कर्नल शर्मा, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बने कैसे, उसका एक कंसेप्ट न से तैयार कर लिया गया है, बल्कि उस पर काम भी शुरू हो चुका है। ये 4 बातें, क्षमता, क्रिएटिविटी, स्किल्स, और यहीं से रोजगार का वो किरण दिखती है, शायद जिस पर हम सवाल उठाते हैं कि हम सारी बात तो कर, लेकिन हमारा नौजवान बेरोजगार घूमे। कर्नल शैल, देखिए, अभी जब मैं बार बार कृषि और गांव पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांव प्रधान देश है। हमारे यहाँ अब भी सिटी के मुकाबले में हमारे पास गांव ज्यादा है, और ये अगर हमारी बुनियाद है,
मजबूत बुनियाद है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे उल्टा सपोर्ट करना है। मैं अभी संजीव जी बोल रहे थे कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार, मुझे बिल्कुल बहिष्कार नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो चीज देश में मेरे पास मिल रही है, बन रही है, चाइनीज आइटम से ज्यादा अच्छी है, मैं क्या उसे लूं। और जहां तक आप लोग बात कर रहे हैं नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, लेट मी टेल यू, आप अगर नेशनलिज्म को ऊपर ले जा रहे हैं तो वो अपने आप जाकर ग्लोबलाइजेशन में मर्ज करें। क्योंकि आप आज एक बात बताइए, चाइना ने पिछले 30 साल कंसंट्रेट किया अपनी इकोनॉमी पर, आज वो पूरे ग्लोबल उसमें कैसे प्ले कर रहा है? अपने आप प्ले कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, उसने अपनी इंडस्ट्री को मजबूत बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, ट्रेड को बढ़ाया। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया उसे सलामी क्यों कर रही है, क्यों डर रही है? क्योंकि हर कंट्री दो पहलू जरूर चाइना के साथ मिले हुए हैं, ट्रेड और पैसा। सीधी सीधी बात। आप नेशनलिज्म अलग चाहिए कर्नल शैलेंद्र, सब कुछ तो बढ़ा दिया। 3 दशक तक चाइना चुप हो बढ़ाता रहा और पूरे दुनिया में अपने हाल से पूरी दुनिया को पाट दिया। उसका स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये जानता है या वो देश जानते हैं जो इससे पीड़ित हैं। सवाल यह है कि भारत को अपने सिद्धांतों पर प्रगति करना है। मैं बोल रहा हूं, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। आप पहले अपने नेशन के बारे में सोचिए। आप एक बात बताइए, हमारी नेशनल इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है अगर हम एग्रीकल्चर और गांव को इग्नोर कर दें, जो हमारी बात है। इसको मजबूत, ये एक ऐसी मजबूत बुनियाद है कि जिस फसल काट कर हम इंप्रूव कर रहे हैं, करते आए हैं और ज्यादा कर सकते हैं, और आप अपने आप ग्लोबल उसमें मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ कहां आती है कि जब हम, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा, किस दुकान पर आपने आज तक पढ़ा कि बी इंडियन बाय इंडियन, या मैं कहूंगा इंडियन आप हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं कह रहा हूं बाय इंडियन। भाई आपकी मर्जी है, सामान मैंने दोनों रखे हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। आपको याद दिला रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। तो आप 1 साल कर देख लीजिए, आप देखिएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस पर यही मिनिस्टर आपको बताएंगे कि हमारी इकोनॉमिक जो जंप है वो कहां से कहां की गई है। जिस 500 करोड़ की हम इकोनॉमी ढूंढ रहे हैं, वो 25 में नहीं आएगी, 22 में आएगी, आप देखिएगा 21 में आएगी। ये आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है, हम सबके ऊपर निर्भर है। प्रॉब्लम आती है कि हम सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आप हैं, जो आप चाहेंगे, मैं चाहूंगा, जनता चाहेगी, वो है गवर्नमेंट, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये कोई और डिक्टेटर स्टेट नहीं है कि वो जो चाहेगा होगा, जी नहीं, वो हमारी सेंटिमेंट्स बताता है। 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो हर वो चीज करता है। आप बताइए, आपने बोला कि राम मंदिर का डिसीजन आ गया, कैसे आ गया? 130 करोड़ लोगों ने दूसरी बार दिखाया कि श्रीमान जी, आपको हम प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदारी से बना रहे हैं, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब जो एरा आ गया है वो है अकाउंटेबिलिटी का, जो अब से पहले था। आज की जनता अपने लीडर से अकाउंटेबिलिटी मांग रही है और हमारा लीडर हमारी तरफ अकाउंटेबल हो रहा है। ये इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ, और यही इंप्रूवमेंट अब हमें कृषि में चाहिए और यही इंप्रूवमेंट हमें गांव में चाहिए। बहुत बड़ी बात कर्नल शैलेंद्र आपने कही है। जब तक कि हम अपने पास की उस रिपोर्ट को आपको दिखाएं, एक आपसे और चर्चा कर लेते हैं आप दोनों से। 1 नेशन 1 टैक्स, इस पर भी प्रधानमंत्री ने एक फोकस देने की कोशिश की है, और टैक्स के संदर्भ में 3 दिन ही पहले एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि अब हमारे देश का टैक्स पेयर्स जो है ना, अगर वो टैक्स पे करता है जिसमें ईमानदारी की अपेक्षा होती है, तो वो टैक्स पेयर देश में विशेष सुविधा या विशेष सम्मान का हकदार, कम से कम सरकार के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए। संजीव जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में दो तरह की बातें इस देश में सुनी जाती है। एक है फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करना, और दूसरा आता है नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन करना। तो मुझे लगता है अब हम फिर वापस नेशनल इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं
कि हमने बाहरी चुनौतियों को तो बहुत हद तक इसको टैकल कर लिया है। अब समस्या और टाइम आ गया कि हम भीतरी चुनौतियों का भी अच्छे से टैकल करें, क्योंकि हमने देखा आइडियोलॉजी के नाम पर और बाकी चीज़ों पे इस देश में ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे भी हैं कि उनके लिए फेडरलिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, देश पीछे छूट गया। तो अब वो धीरे धीरे नेशनल इंटीग्रेशन होना जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ, वन नेशन वन टैक्स क्यों, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, इस तरह की चीज़ें होनी पड़ेगी। अब केंद्र सरकार को एक बड़ी भूमिका सोशल सेक्टर में निभाने की जरूरत है। हमारे पास विकल्प हो, अगर हमारे आपके बच्चे जो ब्लॉक में रहते हैं, क्यों नहीं उनके पास विकल्प हो, वो चाहें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड स्कूल हैं या स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े, ये विकल्प अब सरकार भी देना पड़ेगा। शिक्षा और शिक्षा के स्तर को उतना ऊंचा ले जाना जाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, और मैं ये कि जब देश में केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्था सकते हैं, तो बाकी आम नागरिकों के लिए भी एक इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है? तो इसलिए कि शिक्षा राज्य का सिर्फ इसलिए कि स्वास्थ्य राज्य के विषय है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य के विषय, तो हम सिर्फ राज्यों पे छोड़ के अपनी भूमिका और अपनी का इतिश्री नहीं कर सकते। तो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन, इस तरह की जो बातें, मुझे लगता है देश को संभालने का और नेशनल इंटीग्रेशन का एक फिर से एक दौर गया है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री है, कंफ्यूज प्रधानमंत्री नहीं है। और शैलेंद्र जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। और मैं कहूँ कि जो राजनीतिक, क्योंकि मैं बार बार राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखता हूँ, बिल्कुल कि जो परिवर्तन हुआ है, प्रतीकों से हटके हम परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। और प्रतीक, मैं इस पर अगर आपको समझा दूं, हाँ, इसको करें सर, बिल्कुल। प्रतीक आइडेंटिटी से हटकर, मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं, जी। प्रतीक से हटकर परफॉर्मेंस की दरकार है, जिसको पूरा करने की कोशिश से सरकार कर रही है। कितना कर रही है तो हम शैलेंद्र जी से पूछेंगे, लेकिन क्या कर रही है बताएंगे। जी। एक समय होता था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कहा गया महिला प्रधानमंत्री बनी है, गर्व की बात थी, बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद एक राष्ट्रपति बनी तो कहा गया दलित राष्ट्रपति बना। यह प्रतीक है। कुछ व्यक्ति बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे समाज का और पूरे देश का भला हो गया। बिल्कुल सही। तो ये प्रतीकों की राजनीति से हट के अब हमको परफॉर्मेंस की राजनीति पे आनी पड़ेगी, क्योंकि आज का युवा परफॉर्मेंस चाहता है, वो प्रतीक पे उतना बिलीव नहीं करता। इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसको हम अगर इंग्लिश में कह दें तो बहुत सहज है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हट के अब परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स जो भी करेगा, देश आज उसको स्वीकार करेगा। बहुत बड़ी बात संजीव जी ने कही है। कर्नल शैलेंद्र, आपकी टिप्पणी आए इसके पहले मैं इसको और आसान भाषा में समझाएं कि राजनीति के एक दौर में प्रतीक, अर्थात कोई दलित प्रधानमंत्री बन जाए या दलित राष्ट्रपति बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, ये प्रतीक एक व्यक्ति के होने से पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमें आजादी मिली तो हमें बड़ी मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ा कि अंग्रेजों ने हमको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और जो वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोकल की जो ताकत थी वो खत्म हो गई। ढाका और बंगाल की मलमल साड़ियां जो एक प्रतीक थी, जो हमारे विकास के मानक थी, बनारस की साड़ियां और ढेर सारे साउथ में तंजावुर और इन सब जगहों में हमारा जो लोकल था, वहां के प्रोडक्ट्स को देख करके अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब जलन करते थे। उसी को ही खत्म किया, जो 75वें साल के पड़ाव पर पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री को याद करना पड़ा कि वोकल फॉर लोकल होइए, तब जाकर के आत्मनिर्भरता पाएंगे। अर्थात वोकल में बहुत ताकत है, लोकल में। लेकिन उसके पहले इन 74वें पड़ाव पर हमने विकास की जो यात्रा की है, हमें इस पर भी गर्व है। अगर इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि हमने क्या नहीं पाया जो हमने दिखाने की कोशिश की। जनसत न्यूज की एक प्रस्तुति देखिए कि विकास की यात्रा में हम पहुंचे कहां हैं। भारत गांव और उन्नत शहरों का देश है, लेकिन भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में रह रहे किसान देश के अन्नदाता हैं। वो वीर जवानों की तरह हमारे लिए पूजनीय हैं।
किसानों के अथक परिश्रम की बदौलत हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब हमारी गिनती दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में की जाती है। इन 73 सालों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में अपनी जगह बना ली है। सभी समस्याओं के बावजूद अपने लोकतंत्र के कारण भारत तीसरी दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल बना है। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास दर भी अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरक तत्व बने हुए हैं। भारत दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। अमेरिका, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ने स्वतंत्रता के 150 से अधिक वर्षों के बाद इस अधिकार को अपने नागरिकों को दिया। 560 छोटे रियासतों का भारत संघ में विलय। किसी भी एक देश में बोली जाने वाली भाषाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है। करीब 29 भाषाएं पूरे भारत में बोली जाती है। करीब 1650 बोलियां भारत के लोग बोलते हैं। एक दलित बुद्धिजीवी और महान विचारक द्वारा तैयार किया गया संविधान भारत में है। जातीय समूहों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या भारत में है। निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक भारत में है। सबसे कम लागत की परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश भारत ही तो है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा विकसित करने वाला एकमात्र देश भारत है। अंतरिक्ष में वाणिज्य उपग्रहों को सबसे कम कीमत में लॉन्च करने वाला देश भी भारत ही है। परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाले 5 देशों में से एक भारत है। चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों में से एक भारत है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक एवं इस्पात का सबसे कम लागत निर्माता भारत है। सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर, वायरलेस टेलीफोन का सबसे कम लागत वितरण भारत में है। सबसे तेजी से बढ़ता दूरसंचार बाजार भारत में है। दुनिया के सबसे कम लागत सुपर कंप्यूटर भारत में है। दुनिया के 2 पहिया वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में है। सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका है। मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था, जिसमें 2.6 लाख सदस्य हैं, वो भारत में ही है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हिंदुस्तान है। तीसरा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। डाकघरों की सबसे बड़ी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब भारत में है। सबसे अधिक बैंक खाता धारकों की संख्या भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। आपने ये देखा कि क्या ताकत है भारत की, और 74वें साल में हमने क्या हासिल कर लिया। एक तरफ आपको दिखाया कि वो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हमें देखनी है, समझनी है, और उसको देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की मंजिल को प्राप्त करना है। एक बार फिर कर्नल शैलेंद्र, एक तस्वीर, वो तस्वीर जो हमने दिखाने की कोशिश की, जिसमें भारत के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, तो हमें अपने उपलब्धियों पर भी गर्व है। संजीव जी, इन दोनों तस्वीरों के इर्द गिर्द जब हमारा एक कंसेप्ट दिखता है, खड़ा होता है हमें आगे बढ़ने की, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर मैं खुल के अगर बोलूं तो लोकतंत्र और गवर्नेंस में सिर्फ पॉलिटिकल एंगल भी नहीं है, एक गवर्नेंस एंगल भी है। और लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उसमें जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। सारा फोकस हम पॉलिटिकल सेटअप पे इसलिए डालते हैं क्योंकि वही एक हम हैं जो हमको चेंज कर सकते हैं, बाकी हम चेंज नहीं कर सकते, जनता चेंज नहीं कर सकती। तो अगर हम जो बदलाव करते हैं, 1/3 बदलाव करते हैं, और जिन 1/3 लोगों का बदलाव करते हैं वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2/3 बदलाव करेंगे। और जो बात जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि देखिए, हमको जो विरासत में मिली है वो हमें जो शोषण की व्यवस्था मिली है, शासन की व्यवस्था नहीं मिली है। हमने कोरोना में भी देखा। और लोकतंत्र की जो खूबियाँ होती है वो खूबियाँ यही होती है कि हम आलोचना भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को जीवित रखता है।
आप देखिए गैर लोकतांत्रिक देशों में यही तो 3 चीज नहीं है। वो न आलोचना सह सकते हैं, न संवाद कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो वो गैर लोकतांत्रिक है। और यही हमारी खूबी है और हमारा चरित्र है। अगर हम ये सभ्यता आज इतने दिनों से अगर जीवित है तो वो सभ्यता जीवित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे संवाद और चर्चा और आलोचना होता है। इसलिए आप देखिएगा कि जब हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ भी होती हैं तो हम लोग उसको भी एक शांति से लेकर सुनते हैं, क्योंकि हम उस आलोचना को भी उसी तरह स्वीकार करते हैं। तो अब अगर हम उन विषय पे आ जाएं तो आपको गवर्नेंस के मॉडल को बहुत ही चेंज करना पड़ेगा। गवर्नेंस को दायित्व देना पड़ेगा। देखिए एक मानसिकता है गवर्नेंस में, जो मानसिकता है कि वी आर द गॉड, जो हैं हम ही हैं। और हम आप समझ रहे हो मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कल्पनाएं दिवाकर जी कोरी कागज पे कल्पना रह जाएंगी अगर एक जिले का ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी अपने दायित्व को नहीं समझेगा। और मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ दिवाकर जी, ये जो पूरा शब्द है ना पब्लिक सर्वेंट, ये शब्द अंग्रेजों ने गढ़ा था हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि अब इन शब्दों को बदल के नेशनल सर्वेंट बना दिया जाए इनको। राष्ट्र के सेवक है, राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जनता के प्रति जो जिम्मेवारी और सेवा वो करते हैं, जनता तो इतनी बटी हुई है, जब आपका मालिक बटा होगा तो आप क्या करेंगे। तो ये जो पूरी जो सिस्टम है, अब मुझे लगता है कि वो सिस्टम की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। देश में राष्ट्रीयता को लाने की ज़रूरत है। और जब हम इन परीक्षा लें और चीज़ों को लें तो उसमें ईमानदारी, निष्ठा, ऐसे चीज़ों पर भी अगर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हुआ क्या है पिछले 60-70 सालों में, 1960 के बाद, क्योंकि उस समय हम इंडिया और अमेरिका और रशिया के बीच में इंडिया था और इंडिया जो था वो रशिया के करीब था, तो उसके आइडियोलॉजीज के लोग हमारे सिस्टम में इतना बैठे हुए हैं और वो ही आज हमारे लिए सबसे बड़े बॉटलनेक हैं। वो नहीं चाहते कि देश आत्मनिर्भर हो। सब लोग नहीं चाहते देश आत्मनिर्भर। देखिए इस देश में मैं बोलता हूँ 3 तरह के लोग हैं, क्योंकि हम लोग संरक्षण करते हैं। एक ऐसा वर्ग है आज भी, और वो सत्ता पे बहुत काबिज है, जो अपने आप को ये ख्वाब देखता है कि हम अमेरिका लंदन को फॉलो करें, है ना। हम उनको अमेरिका लंदन से प्यार बहुत ज़्यादा है, उनके दिलों में अमेरिका लंदन के लिए गुदगुदी होती है। एक ऐसा वर्ग है जिसको चीन और रशिया के लिए गुदगुदी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भारत के लिए गुदगुदी होती है, भारत के लिए स्वाभिमान होता है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं वो सत्ता पे इतने काबिज हैं और यही बॉटलनेक, भाई किसान तो भाई फसल उगा लिया, और हमने देखा कि किस तरह की अगर आप चले जाइए दिवाकर जी और जाके देखिए गोडाउन की क्या हालत है, चीज क्या हालत है, सब कुछ होते हुए भी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने की जो भावना है वो भावना नहीं है जी। और वो भावना क्यों नहीं है ये अपने आप में चुनौती है। और मैं ये बात एक दूसरे चैनल पे भी, जब हम लोग प्रधानमंत्री का 1 साल जब कार्यकाल का इवैल्यूएशन, तो खुल के आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, और शैलेश जी मैं आपसे मांगूंगा कि भले आज की बात, आज का समय वो नहीं है, लेकिन चूंकि हम चर्चा कर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी की क्या स्टैंडिंग है, में कौन से पायदान पे है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, गवर्नमेंट की भी है। और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जहाँ खत्म हो जाती है, वहीं पर अराजकता आती है। तो अराजकता को फैलाने के लिए भी मिस गवर्नेंस ही एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जब जनता के मन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति क्रोध, असंतोष पैदा होता है, असंतोष पैदा हो और वो ये सोचे कि हमें जाना किधर है। तो सही बात कर्नल शैलेंद्र, एक बहुत बड़ी बात संजीव जी ने अपने लगभग 3 मिनट की बातों में कहा, जिसको मैं जनसत्य न्यूज पर पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दूं दर्शकों के लिए, कि गवर्नेंस और राजनेताओं का एक जो गठजोड़ होता है और उसके बाद जो बड़ी हिलाहवाली से आगे बढ़ती हैं, इसी कारण से असंतोष उत्पन्न होता है और राजनीति पर जो निर्णय लिए जाते हैं अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रधानमंत्री की ढेर सारी मंशाएं हैं और 75वें पड़ाव पर पहुंचने पर बहुत कुछ घोषित करने की एक लालसा, जिसमें एक उमंग का भाव है। लेकिन अगर ये हमको प्राप्त करना है तो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो वास्तव में एक तरह से स्थापित करना है, जो प्रधानमंत्री ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। कर्नल शैलेंद्र, देखिए बाय द वे संजीव जी, आपको बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूं उस पर्टिकुलर टाइम पर हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन गवर्नेंस अपने आप, मैं तो हर जगह आप देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप और मैं है गवर्नेंस, पब्लिक है गवर्नेंस।
क्योंकि जो आप और हम नहीं करना चाहेंगे, अपने आप प्राइम मिनिस्टर कैसे कर देगा? आप बोल रहे हैं, चलिए मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि मेक इन इंडिया अपने यहां पर बनाइए, आप और मैं तैयार ही नहीं है बनाने के लिए, कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? मेक इन इंडिया की बात चल रही है, बाई इंडियन की बात चल रही है, आप और मैं जब खरीदने कोई तैयार नहीं है, हम फिर भी जाकर चाइनीज लाइट खरीद कर लेकर आएंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या हमारे घर आएंगे? गवर्नेंस का मतलब है सब लोग, आप और मैं इंक्लूडेड। आप और मैं अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं सोचूं, नहीं, मैं तो कहूंगा ऐसा करे, सरकार ऐसा करे। हम बनाए, हम एक जनमत के तौर पर बनाए जिसमें हम मीडिया कर्मियों की भूमिका है। बात इस पर आगे बढ़े कर्नल शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने यहाँ की एक बड़ी बात कही जो 11वां बिंदु है। हम बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं जनसत्य न्यूज पर प्रधानमंत्री के पूरे संभाषण पर। एफडीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह भी 130 करोड़ भारतीयों का जज्बा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। एफडीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 18% ये बढ़ोतरी हुई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आप लोगों की मेहनत का और आप लोगों के विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण हम कुछ एक गवर्नेंस के रखवाले के तौर पर, आपके प्रधानमंत्री के तौर पर हम ये ऐसा कर सके। तो प्रधानमंत्री तो हम पे और आप पर विश्वास कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, एफडीआई, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, वेरी गुड। देखिए, एफडीआई पूरा वर्ल्ड करना चाहता है। हम जिन जिन फोरम्स में बाहर की कंट्रीज के लोगों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि भाई इंडिया इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनका थोड़ा सा ये शिकायत भी है कि आपके यहाँ थोड़ा एफडीआई करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं कहता हूं कि एफडीआई के चक्कर में हमें चाइना का इनडायरेक्ट पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम एफडीआई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर लेंगे। देखिए, ये देश नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर था एक समय। पूरे वर्ल्ड में हमारा झंडा फहरा हुआ था कि इंडिया जितना नॉन अलाइंड को डेवलप कर रहा है कोई और नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो, यासर अराफात से जब इंदिरा गांधी जी ने चेयरमैनशिप ली थी, कितना बड़ा फंक्शन हुआ था। तो इंडिया अगर नॉन अलाइंड से आज सेलेक्टिव अलाइनमेंट अगर कर रहा है, जो चीज हमें सूट कर रही है वो कर रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। सो इसी तरह एफडीआई एक अच्छी चीज है। वो दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है, आप कितना लोगों को प्रिय हैं एज अ इकोनॉमी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने ये जो पॉलिसी लगाई है कि हम सेलेक्टिवली करेंगे, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे, ये एक अच्छी बात है। नहीं तो अब होगा क्या कि आपने चाइनीज आइटम बंद कर दिए, चाइना ने लेके लंदन में पैसा लगाया, लंदन वाले ने आपके यहां लगा दिया, इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास रह गया। एफडीआई इज अ गुड साइन, बट इट शुड नॉट बी क्रेज। पागलपन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सो अगर हमारी एफडीआई ग्रो कर रही है, चाहे स्लो ग्रो कर रही है, स्टडी ग्रो कर रही है, ये ज्यादा अच्छी बात है। लोगों में क्रेज रहना। देखिए लोग आपके पास, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। सेलेक्टिव अलाइनमेंट एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया, इसके मायने क्या हैं थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। एक तरफ आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे थे जी, था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। उस समय के अगर आपको तो भाव याद हो, उस समय बात होती ना हम रूस की तरफ हैं, ना हम यूएसए की तरफ हैं, तब ये चलता था। लेकिन सबको मालूम था कि हमारा ज्यादातर आइटम रूस से आता था। आज की तारीख में जब हमें अपना खुद का मेक इन इंडिया, अपने टेक्नोलॉजी को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डेवलप करना था, ट्रेड को डेवलप करना था, तो हमें जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की कि जो फ्रांस में मिल रही है, यूनाइटेड किंगडम में मिल रही है, यूएस में मिल रही है, यूरोपियन कंट्रीज में मिल रही है। हम उसको क्यों रोकें? वो एजुकेशन, वो अपॉर्चुनिटीज जो वहां अवेलेबल हैं, वो हमारी कंट्री को क्यों ना मिले? सेलेक्टिव का मतलब ये है, और सेलेक्टिव का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें हर जगह ले आए। हम अपने डिफेंस सेक्टर में नहीं लाना चाहते, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी सेलेक्टिव है। आप बताइए, S-400 हमने रशिया से लिया,
यूएसए ने बोला आप नहीं लेंगे, हमने फिर भी लिया। ये सेलेक्टिव अलाइनमेंट है क्योंकि हमें बेनिफिट करती है। यूएसए ने बोला चाबहार ईरान में आप मत जाइए, रेल लिंक, हम गए, उन्होंने बोला वहां पर अपना पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, हमने खरीदा। और यूएसए ने सैंक्शन होने के बावजूद इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया। यह है सेलेक्टिव अलाइनमेंट कि जो आपको सूट करे आप वो करें। जरूरत पड़ेगी। आप एक बात बताइए, चाइना का हम इतनी बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आज सवेरे चाइना से कंटेनर नहीं आए हमारे यहां? आज भी हमारे यहां ट्रेड से रिलेटेड कंटेनर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड का हमारा प्रॉब्लम है कि अगर हमारे किसी ट्रेडमैन ने वहां पर पैसे दे दिए हैं, उसका सामान आ गया, तो अब ये थोड़ी ना कि भाई खाड़ी में फेंक देंगे। उस बेचारे का पैसा, हमारे देश का पैसा, इस समय हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए का, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, डब्ल्यूटीओ के साथ हम हैं और पूरी विश्व बिरादरी एक गांव के रूप में परिवर्तित कर चुका है सर। तो ऐसा हम कर भी नहीं सकते और हम कर भी नहीं रहे हैं। हम कर नहीं रहे, ये ज्यादा जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं? नहीं डरिए डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ में हर चीज का प्रोविजन है। अगर आपका और दूसरी कंट्री का रिलेशन खराब हो गया है, वॉर की तरह चल रहा है, आप उसको रोक सकते हैं। आप बताइए, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं जी, जो कर्नल शैलेंद्र जी बात कर रहे थे, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट कही कि डब्ल्यूटीओ जो है एक तरफा कानून नहीं है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हैं। और यही वो कारण था जिसके कारण चाइना हड़बड़ा गया और घबरा भी गया, क्योंकि जो वार की जो सिचुएशन बन रही थी, उस सिचुएशन में भारत के पास पूरा अधिकार था कि वो चाइना के जो एसेट्स यहाँ पे थे उसको फ्रीज कर सकता था और फ्रीज करके उस पर लगाम लगा सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देश को समझने के लिए कि देश को लगता है कि डब्ल्यूटीओ जो है एक तरफा कानून है और सारी चीज़ें जो चली जाएंगी वो किसी दूसरे देशों में चली जाएगी। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने एक विदेशी कंपनी का गुलामी झेला है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी झेली है और वो अभी भी हमारे जख्म जो है हमारे दिल पे, दिमाग में बहुत ही गहरे हैं। तो कर्नल शैलेंद्र जी का धन्यवाद कि उन्होंने जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों को कम से कम ये बात तो बता दिया कि डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्रीमेंट्स कोई बाइबल और उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, उसमें भी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं जिससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी, प्रधानमंत्री ने एक अगले बिंदु पर का जिक्र किया, उस पर हम पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, कर्नल शैलेंद्र, क्या देखते हैं आप? ये भी एक लड़ाई है, एक युद्ध है। 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्वरूप होगा जो कम से कम 75वीं सालगिरह जब हम मना रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अब कम से कम आत्मनिर्भर भारत हो ही जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का भी जिक्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, सड़क योजना का जिक्र किया। इसके बाद रेलवे नेटवर्क को पोर्ट नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क को सड़क नेटवर्क से एक तरह से कनेक्टिविटी से पूरे देश को एक साथ जोड़ देंगे, जो एक धारा की बात हो सकती है। शायद आत्मनिर्भर भारत में जो राष्ट्रवाद का एक आर्थिक कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री ने पेश करने की कोशिश की है, जिस पर 100 लाख करोड़ खर्च करने की बात है और उस देश उस पर आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने। कर्नल शैलेंद्र। दिवाकर साहब, मैं ये कि पढ़े लिखे लोगों में एक क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है कि वो हिस्ट्री जरूर जानते हैं और उस हिस्ट्री से वो सीख लेते हैं। जो हिस्ट्री से सीख नहीं लेता है, जो दूसरे के गिरने से लेसन नहीं लेता, जो दूसरे के टक्कर लेने से लेसन नहीं लेता, वो मेरे ख्याल अपने आप खुद गिरकर और टक्कर खाकर अगर करेगा तो वो समझदारी नहीं होती है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा, जो सुन रहा है उसको समझ आएगा। यूएसए ने आज से 20 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रीज किया क्योंकि चाइनीज मटेरियल उन्हें सस्ता पड़ रहा था और वो लेते चले गए। आप देख रहे हैं आज कहां है वो। आपने रोड की बात करी, हमारे पूरे देश में, अपने देश में हमारे पास एग्जांपल है कि हम पंजाब को बहुत डेवलप मानते आए हैं। भाई ऐसी क्या चीज आ गई पंजाब में जो कि डेवलप्ड है? क्योंकि कैरो साहब ने सड़कों को गांव तक ले गए और उनका सामान तेजी से आने लगा, डेवलपमेंट हो गई। कहने का मतलब जो कंट्री, जो देश, जो गांव, जो शहर
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेगा, इंप्रूव नहीं करेगा, बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखेगा, कंटिन्यूअस उसके ऊपर रिसर्च करके बढ़ाएगा नहीं, भूल जाइए कि वो किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट अपने देश के लिए कर पाएगा। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, आप उसमें नेगेटिविटी में जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि एक प्राइम मिनिस्टर इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दे रही है, एक डिप्लोमेसी, एक एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगेगा। ये अगर हमारा देश, हमारी देश की जनता, हमारी देश की सरकार, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अगर सही रियलाइज कर रहा है और उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज द एक्सप्रेस वे टू बिकम अ सुपर पावर। इट इज नॉट अ नेशनल वे, इट इज नॉट अ रोड, इट इज अ एक्सप्रेस वे टू बिकम अ सुपर पावर। आप तभी बनेंगे जब आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन मैं बार बार आ रहा हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो गांव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्पेस मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। आप मुझे बात बताइए, ये पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडिया सबसे चीप है अगर आपने अपनी सैटेलाइट ऑर्बिट में डालनी है, चीपेस्ट बिजनेस आ रहा है ना। लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपको ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप नहीं करने देंगे। यही आपकी स्ट्रगल है, यही आपकी चुनौती है, यही आपकी मुश्किल है, और मैंने जैसा कहा यही आपका मौका है कि आप वर्ल्ड को दिखाएं, आप अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअसली डेवलप करें कि ना केवल देश को दिखे, दूसरों को। ये जो एफडीआई की बात कर रहे थे, वो किस बात की एफडीआई है? एफडीआई हमारा एनएचएआई में क्यों आता है, क्यों आना चाह रहा है? आपको वर्ल्ड बैंक क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि उसे मालूम है दिस इज द रोड ऑफ सक्सेस। ये भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप करना चाहता है। जी, अगर हम आंकड़ों में देखते हैं तो चूंकि देश बड़ा है तो हर चीज़ बड़ी लगती है, लेकिन जब उसको प्रतिशत में देखिए या पर कैपिटा में देखिए तो आपको वो गैप दिखेगा। इतने रोड्स होने के बावजूद भी अगर आप पर कैपिटा रोड कनेक्टिविटी देखेंगे तो हम भी वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को ले जाने के लिए। और जो बात मैं पहले कहा था कि आज भी देश के आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप देश के 30 to 40 या 50% ही कनेक्टिविटी पे आप जा पहुँचे हैं। देश में से 50% ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारी गवर्नेंस पहुँचे ही नहीं है, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते, इतने दुर्गम क्षेत्र हैं। तो ये अगर कदम उठा रहे प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा कदम है। और मैं चूँकि शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र जी, तो मुझे लगा था कि प्रधानमंत्री शायद ऐसी घोषणा करेंगे, लेकिन जो इनपुट मेरे सोर्सेज के पास हैं कि एक बहुत बड़ा रोल जो है अब अंडमान निकोबार प्ले करने वाला है, और अंडमान निकोबार जो है वो भारत का हांगकांग बनने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 1 लाख करोड़ जो आपने 100 लाख करोड़ जो आपने बोला है, एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट वहाँ पे खर्च होगा। उससे हम श्रीलंका के हैम्बन टोटो एड्रेस करेंगे ही। उसके बावजूद जो आज प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे नेबर वो नहीं जिनसे सीमाएं मिलती हैं, हमारे नेबर वो भी हैं जिनसे हमारा दिल मिलता है। राम मंदिर और इसके बाद दक्षिण एशिया में भारत का जो एक उदय है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होने वाला है। और इसमें ये जो 100 लाख करोड़ है, देखिए होगा क्या, हमारे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लेते ही हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेना पड़ेगा। और अब तक की जो सारी व्यवस्था थी जो पिछले 200 साल 300 साल वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के इर्द गिर्द थी, लेकिन अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा वो हमको रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के इर्द गिर्द भी सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब हमको यूपी के, बिहार के गाँव में फूड पार्क्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ से पोर्ट की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो सारी चीज़ें वो आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिस दिन मेरे देश का किसान भागलपुर और अयोध्या में बैठ के अपने कस्टमर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर देगा, समझिए कि हम आत्मनिर्भर भारत तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है। और इसी बिंदु पर मैं आ रहा था, क्योंकि अब हमारे पास 3 ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने सहयोगी अनु के पास चलेंगे जो कुछ खबरों के साथ आपके साथ आएंगी।
लेकिन अभी उन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं जो बिंदु बड़े हैं। संजीव जी ने एक बड़ी बात कही है, किस तरह से आइलैंड्स के विकास पर कर्नल शैलेंद्र, इसका एक रणनीतिक महत्व है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो प्रधानमंत्री ने आज दी है, वो बहुत बड़ी बात है कि हम अपने उन छोटे छोटे आइलैंड्स पर इस तरह से फोकस कर रहे हैं कि हम एक एक हांगकांग तैयार करना चाहते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट की बात है, और सर इसका जो एक स्ट्रेटेजिक महत्व है कि दिल हमारे कई ऐसे देशों से मिल रहे हैं जहां सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हम इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें 360 डिग्री संबंधी बदल जाए और वास्तव में विदेश नीति के एक आधार में एक बड़ा मानक जुड़ने वाला है, जो प्रधानमंत्री का एक कंसेप्ट है। कर्नल शैलेंद्र। इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, उसका स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि इंटरनेशनली रिलेशंस जो होते हैं वो कोई भी परमानेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे अपने भी एटीट्यूड ये रहा है कि हम नॉन अलाइंड से अगर आप सेलेक्टिव अलाइनमेंट में जा रहे हैं, नेपाल को देख लीजिए, एक श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, क्योंकि सबकी जो ज़रूरत है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पैसा। ये कुछ देश हैं जो आंख बंद करके एफडीआई ढूंढ रहे हैं, फोकट का पैसा ढूंढ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ढूंढ रहा है। आप एक बात बताइए, सीपैक पाकिस्तान को इतना प्रिय क्यों है? पैसा आया है, उनकी सोच है, उनको डेवलपमेंट आएगी। हम जब उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए आप अपनी जमीन गिरवी रख रख कर कितनी सीपैक ले लेंगे, और उस सीपैक में चाइना इंडिया को क्यों चाहता है इतना, समझिए। तो इस वजह से मैं ये तो मैं जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की है, हम अपने पोर्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने आइलैंड्स का डेवलपमेंट करेंगे, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों का जिक्र किया। एक बहुत बड़ी बात है, हम जनसत न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में विदेश नीति की चर्चा अगर की जाए तो प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व के देशों के साथ भी भारत के बढ़े हुए संबंध और बढ़ती हुई एकता का जिक्र किया। कम से कम सांप्रदायिक चश्मे से देखने वाले लोग प्रधानमंत्री के इस संबोधन के मायने समझे। और अभी कुछ देर पहले सुबह सुबह जब हम तारिक फतेह जी के साथ जुड़े हुए थे, वो तो ये मान रहे थे कि यूएई और इजराइल के बीच में एक जो संबंध हुआ है उसके पीछे भी प्रधानमंत्री और भारत की एक बड़ी ताकत है। तो भारत पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना चाहता है, और गल्फ कंट्री के वो देश जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उसके साथ भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, विदेश नीति में ड्रास्टिक चेंज। कर्नल शैलेंद्र, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है कि ओआईसी की 27 कंट्रीज की पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया जाता है, एंड एज अ स्पेशल गेस्ट जाता है। भाई आप एक बात बताइए, पाकिस्तान और चाइना सपोर्ट कर रहा है कि जी जेएनके में हम मुस्लिम्स के साथ जाति कर रहे हैं, देश में जाति कर रहे हैं, किसी को तो जाति नहीं दिख रही, वो हमें स्पेशल गेस्ट बुलाता है, को तो नहीं इसमें सेंस दिखी। पाकिस्तान को सेंस दिख गई कि वो खुद नहीं गया, वो वाली सीट वेकेंट दिखाई गई थी अगर आपको याद हो। देखिए जरूरत हमारी भी है, लेकिन जरूरत उनकी भी है। मैं ये आपको बता दूं, ये कोई दान दहेज नहीं चल रहा है कि इस आपको सिर्फ लाइक कर रहे हैं, आपसे उनके संबंध जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप जाकर तो देखिए इन देशों में आधे से ज्यादा काम आपके हमारा इंडिया का, तो उनकी ये मजबूरी है कि उनको दिख रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ जुड़े तो क्या फायदा है और हिंदुस्तान के साथ जुड़े तो क्या फायदा है। आदमी अपना फायदा देख रहा है, और ये फायदा आज की तारीख में, क्योंकि आपका सवाल को जवाब देना मेरे लिए जरूरी है, ये फायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इन सारे छोटे छोटे द्वीपों की तरफ देखना शुरू किया है। मेरे ख्याल इससे पहले ये थोड़े इग्नोर्ड रहे हैं, और ये अपने आप में टूरिस्ट सेंटर बन सकते हैं, मार्केट बन सकते हैं, हांगकांग बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। मौके की बात है, और जहां आप मौका देंगे
ये मौका आपके सामने आया है, इसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे, आप देखेंगे कि आप जरूर ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सारे द्वीप आपके सिर्फ मौके के इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं, ये आपकी मार्केट भी है। जब यहां पर चीजें पहुंचेंगी ये मार्केट बनेंगे, और जब मार्केट बनेंगे तो ये ओवरऑल इकोनॉमी देश की बढ़ेगी। बड़ा सिंपल वो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। जी संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि जब आप इन द्वीपों को डेवलप करते हैं तो जो दिखता है वही समझ में आता है, तो उससे चाइना को भी समझ में आता है कि इंडिया जो है अपने इन नेग्लेक्टेड द्वीपों को जो छोड़ा हुआ था, अब इंडिया उसकी ओनरशिप ले रहा है। उससे चाइना के जो एग्रेशन वाली जो फिलॉसफी है उसको एक चेक एंड बैलेंस करने का मौका मिलता है। उन चीज़ों पे आप डिफेंस के और टूरिज्म के और बहुत सारे चीज़ें सेक्टर आप डेवलप कर सकते हैं। दैट इज सेकेंड। थर्ड, जो आपको इकोनॉमी में जो ग्रोथ, जो आपको अपलिफ्टमेंट मिलती है वो तो मिलती है। चौथी बहुत बड़ी बात है, देखिए कि जो आपने चर्चा किया इजराइल का और यूएई का जो गठबंधन हुआ है, मैं बता दूं इससे पूरे विश्व के जो राजनीतिक पटल पे जो एक चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज, एक नया जो एक्सेस जो डेवलप हो रहा है, और वो एक्सेस इसलिए डेवलप हो रहा है कि चाइना जो एक्सेस बना रहा है उस एक्सेस को हम कैसे कटेल कर सकते हैं। आज आपके साथ जापान आ चुका है, आज आपके साथ रशिया आके खड़ा है, अब आपके साथ अगर यूएई और इजराइल तो आपके साथ खड़ा ही था, यूएई भी खड़ा है, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, और तो कल वो दिन दूर नहीं होगा जब मलेशिया भी आपके साथ खड़े होने के लिए बाध्य होगा। और मैं ये बात, क्योंकि मैं साउथ एशिया में भी कुछ काम करता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि श्रीलंका भी देर से बेर गाहे अगाहे चाहता है कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि उसको चीन के इस जंजाल से मुक्ति मिले। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अंदर की बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन श्रीलंका भी वो चाहता है कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि चीन के जंजाल से उसको मुक्ति मिले। शैलेंद्र जी समझते होंगे चीज़ों को। आप दोनों मेहमानों ने प्रधानमंत्री के उस संभाषण के उन सारे बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा की, और जनसत्य न्यूज के दर्शकों को वो ढेर सारी बातें प्रधानमंत्री ने जो कहने की कोशिश की वो बताने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने अपने कमियों और अपनी उपलब्धियों का भी एक जिक्र किया, उसकी एक ग्लिम्स, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।